हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मायके की नौकरानी बनी ससुराल की मालकिन। तुझे कितनी बार बोला है कि झाड़ू हमेशा बैठकर लगाया कर, लेकिन तुझे तो समझ में नहीं आता। जब देखो खड़े होकर ऐसे झाड़ू लगाती है जैसे तेरे पैरों में छाले पड़े हुए हों। माँ माफ कर दो, दरअसल मैं बैठकर ही झाड़ू लगा रही थी, लेकिन झाड़ू लगाते हुए मैं नंगे पैर थी तो मेरे पैर में कांच चुभ गया, इसलिए मैं खड़े होकर झाड़ू लगाने लगी। बैठकर पैर पर ज्यादा जोर पड़ रहा था। जोर तुझे बैठकर झाड़ू लगाने पर नहीं पड़ रहा था, बल्कि काम करने से ही जोर पड़ने लगता है। तुझे ना जाने खुद तो तेरी माँ मर गई और मुझे तेरी जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। जल्दी से जल्दी तेरी शादी हो और तुझे इस घर से विदा करूं, ताकि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। निधि ये बात सुनकर रोने लगती है और उसके बाद सुनैना वहाँ से चली जाती है। दरअसल सुनैना निधि की सगी माँ नहीं थी, बल्कि मौसी थी। उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत होने के बाद उसकी मौसी सुनैना ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब निधि अपने कमरे में जाकर बुरी तरह रोने लगती है और कहती है, आखिर मेरी गलती क्या थी? आप दोनों मुझे इस तरह दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। क्या मैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दुख झेलने के लिए आई हूँ? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे जीवन में भी आप लोगों ने खुशियाँ लिख दी हो? आखिर कब तक मैं इस घर की नौकरानी बनकर अपनी जिंदगी काटती रहूंगी? डर तो मुझे ये सोच कर ही लगने लगता है कि अगर ससुराल में भी मेरा जीवन ऐसा ही नरक हुआ तो मैं क्या करूंगी। निधि ये सब बोलकर रो ही रही होती है कि तभी उसके मौसा जी उसके कमरे में आते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, अपनी मौसी की बात का बुरा मत माना कर बेटा। तू तो जानती है कि तेरी माँ से वो कितना प्यार करती थी, और जब तुझे स्कूल से लेने के लिए तेरे माँ और पापा स्कूल की तरफ जा रहे थे तो उन दोनों का देहांत हो गया। तब से वो तुझे उनकी मौत का कारण समझती है। पर मौसा जी, तब तो मैं सिर्फ 5 साल की थी और तब से तो मैंने मौसी को ही अपनी माँ मानकर अपना लिया है, लेकिन ना जाने कब वो मुझे अपनाएगी। हमेशा मुझसे घर में नौकरों की तरह काम कराती है और उनकी खुद की सगी बेटी प्रीति, वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। बस एक आप ही है जो मुझसे कभी कभी हंस बोल कर बात कर लेते हैं। निधि के मौसा प्रवीण ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहते हैं, मैं तुझसे हंस बोल कर इसीलिए बात कर लेता हूँ क्योंकि मैंने जमींदार के लंगड़े बेटे से तेरी शादी की बात की हुई है। अगर हम सभी तुझसे बुरा बर्ताव करने लगेंगे तो तुझे 4 दिन नहीं लगेंगे ये घर छोड़कर भागने में। बस किसी भी तरह तुझे उस घर की बहू बना दूं और उसके बाद उन लोगों से मोटा पैसा ले लूं। फिर मुझे तुझसे क्या ही मतलब है। उन पैसों से मैं अपनी बेटी प्रीति की धूमधाम से शादी करूंगा। तो ये थी निधि के मौसा प्रवीण की असलियत। वो भी निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। निधि इस जीवन में बिल्कुल अकेली थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन निधि की मौसी सुनैना बीमार होने का झूठा नाटक करने लगती है और निधि उसके पास आकर कहती है, मौसी क्या हो गया आपको? अभी तक तो आप बिल्कुल ठीक थी और कल ही तो आप शादी में से आई हैं। अचानक आपकी तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई? तेरा कहने का क्या मतलब है? मैं शादी में से आई हूँ, इसका मतलब मेरी तबीयत खराब नहीं हो सकती। तू तो चाहती है कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा बुरी तरह खराब हो कि मैं बिस्तर से उठ भी ना पाऊँ। नहीं मौसी, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए अभी काढ़ा बनाकर ले आती हूँ। और तब तक उसके मौसा प्रवीण भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, निधि तेरी मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनके इलाज में लाखों रुपए का खर्चा आएगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हमें अपना घर बेचना पड़ेगा और अगर हमने अपना घर बेच दिया तो प्रीति की शादी कैसे करेंगे? नहीं मौसा जी, अभी ऐसा मत कीजिए। कोई तो ऐसा रास्ता होगा ना जिससे हमें घर ना बेचना पड़े। ये घर ही तो आप लोगों की अमानत है, ये बेच देंगे तो आप लोग कहाँ रहेंगे? एक तरीका है निधि, जो जमींदार का बेटा है, जमींदार चाहते हैं कि तेरी शादी उससे हो जाए। अगर तुझे कोई ऐतराज नहीं है तो तू उससे शादी कर ले। हम सबका जीवन सुधर जाएगा, मौसी के इलाज के लिए पैसा आ जाएगा और प्रीति की शादी भी धूमधाम से हो जाए। आप मेरी शादी उससे करवाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? मैं एक लंगड़े के साथ अपना जीवन कैसे बिताऊंगी? लंगड़ा है तो क्या हुआ, कितना अमीर है ये भी तो देखना। और वो लोग बिल्कुल भी दान दहेज नहीं ले रहे हैं। और वो लंगड़ा है तो क्या हुआ, तू भी तो अनाथ है। अगर हम लोग तुझे इस घर में उठाकर ना लाते तो तू भी सड़कों पर भीख मांग रही होती। और जब हमारा एहसान चुकाने की बारी आई तब तू हमारे चुने हुए लड़के में कमी निकाल रही है। निधि सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वो जमींदार के लंगड़े बेटे अशोक के साथ शादी करने के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी अशोक के साथ हो जाती है।
निधि अगली सुबह रसोई में खाना बनाने जाती है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। निधि बेटा, तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है? घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। वैसे भी तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो और घर की लक्ष्मी काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। पर माँ जी, मुझे तो अपने घर में भी काम करने की आदत थी। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो आलस आने लगेगा। मैं भी तेरी माँ जैसी ही हूँ, मैं तुझे घर का काम नहीं करने दूंगी। फिर भी अगर तू अपना दिल रखने के लिए कुछ करना चाहती है तो मेरे लिए एक कप चाय बना दे। निधि ये सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता। उसे समझ में आता है कि भले ही उसकी जिंदगी उसके ससुराल में जैसी भी होने वाली थी, उसे सास बिल्कुल माँ समान मिली थी। वहीं निधि अब सब लोगों के लिए चाय बना देती है। थोड़ी ही देर में अशोक काम पर जाने के लिए निकलने लगता है और वो निधि से कहता है, मैं जानता हूँ निधि कि तुम इस घर में मजबूरी के चलते आई हो, वरना कोई भी मेरे जैसे लंगड़े इंसान से शादी करना नहीं चाहेगा। पर मैं वादा करता हूँ कि मुझसे शादी करने का फैसला कभी भी तुम्हारा गलत साबित नहीं होगा और अब तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी भी किसी मजबूरी का सामना नहीं करना होगा। निधि ये सुनती है तो उसकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं, क्योंकि सच में उसने अशोक को लंगड़ा समझकर इस रिश्ते के लिए इनकार किया था और अपने परिवार की मजबूरी के लिए अशोक से शादी करने को राजी हुई थी। ऐसे ही अभी उनकी शादी को एक हफ्ता ही बीता था। अशोक उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा करता, उसकी हर छोटी छोटी खुशी पूरी किया करता। एक दिन निधि शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही थी और वो खुद से कहती है, कुछ भी बोलो, भले ही अशोक में कमी है कि वो लंगड़ा है, लेकिन वो दिल का कितना अच्छा है। अगर उसकी जगह उसमें कोई और कमी होती, जैसे वो लड़कियों के पीछे होता या शराब पीता, तो वो असली कमी होती। अब कुदरत ने उसके पैर में थोड़ी दिक्कत कर दी है तो इसमें उसकी क्या गलती है। वो दिल का तो बहुत अच्छा है। निधि खुद से ये बोल रही थी कि वहीं दरवाजे पर खड़ा हुआ अशोक और उसकी माँ ये बात सुन लेते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि उन्होंने अशोक के लिए एक अच्छी जीवन साथी को चुना है। और अभी उनकी शादी को 1 महीना ही हुआ था कि निधि की सास उसके हाथों में तिजोरी की चाबी देते हुए कहती हैं, निधि बेटा, आज से ये घर भी तेरा और हम भी तेरे। तुझे हम लोगों का अच्छे से ध्यान रखना है और अब इस घर की असली मालकिन तुम हो। निधि की आंखों में आंसू उतर आते हैं। जहाँ एक तरफ उसके मायके वाले उसे नौकरानी की तरह रखा करते थे, वहीं ससुराल में आने के बाद वो अपने ससुराल की मालकिन बन गई थी। लेकिन उसे किसी भी तरह का लालच नहीं था, क्योंकि उसे जिस चीज का लालच था वो मिल चुका था, यानी कि एक परिवार का असली प्यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे मायके वालों का लालच में किया गया फैसला इतना अच्छा निकलेगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इस ससुराल में शादी करके आई। आप लोगों का प्यार पाकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन की सारी खुशियां पाली, और जो माता पिता का प्यार मुझे बचपन में नहीं मिला, वो मुझे अब सास ससुर के रूप में मिल रहा है। और अशोक जैसा जीवन साथी मुश्किलों से मिलता है। निधि अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं अब वो अपने मायके वालों से सारे रिश्ते तोड़कर अपने ससुराल में मालकिन बनकर खुश रहती है। रेखा, देखना तो जरा कौन आया है। क्या माँ, संतोषी को बोलो ना, वो खोल देगी। अरे संतोषी नहीं आई, तेरे कहने पर तो मैंने निकाल दिया उसे काम से। अब तू ही जाकर देख कौन है। ओफो, देखती हूँ, रुको जरा। अपनी माँ ललिता को ऐसा बोलकर रेखा फिर घर के मेन डोर की तरफ बढ़ी। तब तक घर की डोरबेल और 2-3 बार बज चुकी थी। अरे रुको ना भाई, आ तो रही हूँ। क्या चाहिए? नमस्ते जी। नमस्ते, पर आप हो कौन? मेरा नाम राशि है, मैं वो पीछे झुग्गी में रहती हूँ। झुग्गी में? हाँ तो बताओ क्या काम है? जी वो किसी ने बताया था कि आपको घर के काम के लिए कोई चाहिए। अच्छा, काम वाली हो। माँ, कोई लड़की आई है घर के काम के लिए, तो अंदर बुला लेना। फिर रेखा राशि को लेकर अंदर चली गई। राशि बड़ी हैरानी से उस बड़े से घर को देख रही थी। माँ, ये है वो लड़की। अब क्या नाम बताया था तूने अपना? जी राशि। तू तो बड़ी सुंदर है, तुझे तो कहीं भी नौकरी मिल जाती, तो फिर ये नौकरानी का काम क्यों करती है? जी सुंदरता से क्या होता है, अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई भी तो जरूरी होती है ना। हाँ, ये बात भी ठीक कही तूने। वैसे कहाँ तक पढ़ी हो तुम? जी वो 5वीं पूरी ना कर पाई थी गांव में, फिर पापा के साथ यहाँ आना पड़ गया तो बस। फिर यहाँ तो जी आपको पता ही है, शहर के स्कूल कितने महंगे होते हैं, तो पापा पढ़ा नहीं पाए आगे। अच्छा ये बता, पहले कहीं काम किया है या हमें ही रिस्क लेना पड़ेगा? नहीं जी, काम तो कहीं नहीं किया, पर मैं अपना घर बड़े अच्छे से संभालती हूँ, वैसे इस घर का भी ख्याल रख लूंगी। ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना। अरे रुक जा रेखा, अभी मैं बैठी हूँ ना यहाँ। राशि, फोन तो है ना तेरे पास? हाँ जी, ये छोटा फोन है मेरे पास।
अरे तो घंटी तो बजती होगी ना इस पर, बात हो जाएगी। हाँ जी, बात तो आराम से हो जाएगी। तो ठीक है, अपना नंबर रेखा को लिखवा जा। अगर सही लगेगा तो तुझे शाम तक फोन कर देंगे। और सुन, सुबह 9 बजे आना पड़ेगा। हर रोज झाड़ू, पोछा, बर्तन और फिर दोपहर का खाना बनाना होगा। पगार मिलेगी 5,000 रुपए, ठीक है? जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी, मतलब आपके फोन का इंतजार करूंगी। इसके बाद राशि ने रेखा और ललिता को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और फिर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रेखा और ललिता आपस में बात करने लगे। क्या माँ सही तो है, देखने में भी ठीक ही है और कह तो रही है कि सारा काम कर लेगी। अरे वो सब तो ठीक है, पर इतनी सुंदर लड़की नौकरानी का काम क्यों करेगी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। क्या माँ, आपको उससे क्या करना है? और दूसरी बात, यहाँ पढ़े लिखों को तो आजकल नौकरी मिल नहीं रही, तो भला इस चौथी पास को कौन देगा नौकरी? और माँ इसे ना अब हाँ कर दो। संतोषी को गए 1 हफ्ता हो गया। मैं तो थक गई घर के काम कर करके। इतना काम तो मैं अपने ससुराल में भी नहीं करती थी। अरे पगली, ये पोछा लगाना, झाड़ू लगाना प्रेग्नेंट औरत के लिए सही रहता है, समझी? बस ऐसे ही बोल बोल कर आप सारा काम करवा लेती हो मुझसे, पर अब और नहीं करूंगी मैं। वैसे भी मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, ना कि घर के काम निपटाने। अच्छा बाबा ठीक है, चल फोन लगा उसे। रेखा की जिद के आगे ललिता की नहीं चली और उन्होंने राशि को काम पर रख लिया। दरअसल रेखा गर्भवती थी। उसका पति विदेश में नौकरी करता था, इसलिए वो प्रेग्नेंट होने के बाद अपनी माँ के पास ही रहने के लिए आ गई थी। फिर अगली सुबह, मैडम आइए, नाश्ता बन गया है। अरे वाह, क्या बनाया तुमने? जी आलू के पराठे बनाए, साथ में दही लेंगी अचार? दही ही ठीक है। ये बहुत टेस्टी बनाया है तुमने। अच्छा राशि, तुम्हें और क्या क्या बनाना आता है? छोटी मैडम, आप जो कहो वो सब बना दूंगी मैं। अच्छा तो कल सुबह सैंडविच बनाओ फिर। ठीक है, जैसा आप कहो। ऐसे वक्त गुजरता गया। राशि ललिता के घर पूरे दिल से काम करती थी। उसकी वजह से ललिता का घर हमेशा चमकता रहता और खाना तो वो ऐसा बनाती थी कि जो एक बार खा ले बस तारीफ ही करता रहे। फिर एक सुबह जब राशि नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। राशि आ गई क्या? जी मैडम। अच्छा सुनो, आज नाश्ता थोड़ा ज्यादा बनाना। मेरा बेटा आया है शहर से, वो वहाँ नौकरी करता है और कभी कभार हमारे पास यहाँ आ जाता है। जी अच्छा। राशि ने उस दिन सबके लिए पाव भाजी बनाई और फिर, मैडम, छोटी मैडम आ जाइए, नाश्ता लग गया है। ललिता मोहन को लेकर खाने की टेबल पर आ गई। और भाई मोहित कैसा है? ठीक हूँ दीदी, आप बताओ कैसे हो? देख तो रहा ही है, अब बस दुआ करती हूँ कि जल्दी से मेरा लल्ला या लल्ली जो भी हो मेरी गोद में आ जाए। अब और सब्र नहीं होता। हाँ दीदी, हम सब भी तो यही चाहते हैं। तू इससे मिला? ये हमारी नई मेड है राशि। अरे बड़ी अच्छी लड़की है, सारा काम करती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है और मेरी बहुत देखभाल भी करती है। 3-4 दिनों तक अपनी माँ के पास रहने के बाद मोहित वापस शहर जाने लगा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। और सुनो, जैसे ही कुछ आसार लगे आप मुझे फोन कर देना, मैं झट से आ जाऊंगा गाड़ी लेकर। दीदी को अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ठीक है? मोहित अपनी माँ और दीदी से विदा लेकर चला गया। कुछ दिन बाद सुबह सुबह जब राशि नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। तभी उनके घर के सामने ही एक बड़ा सा पेड़ आ गिरा। ये देखकर ललिता और रेखा घबरा गई और फिर वो हुआ जिसका डर था। रेखा को लेबर पेन शुरू हो गया। माँ, मुझे अस्पताल ले चलो प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? घर के आगे तो पेड़ गिरा पड़ा है, एम्बुलेंस कैसे आ पाएगी? अब क्या होगा? राशि, ओ राशि, जल्दी एम्बुलेंस के लिए फोन कर बेटा। जी मैडम, अभी लगाती हूँ। राशि ने एम्बुलेंस को फोन किया और ललिता ने मोहित को। फिर थोड़ी देर बाद, ये एम्बुलेंस की आवाज है ना? जी मैं जाकर देखती हूँ। तभी राशि झट से वापस आई। उसके पीछे 2 नर्सेस थी, उनके हाथ में एक स्टील का बक्सा था। तभी राशि ने उन नर्सेस को देखकर कहा, हरी अप, लिसन, यू गो एंड गेट सम हॉट वाटर एंड यू गो एंड स्टरलाइज द होल बेड एंड प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी। वी हैव टू डू दिस हियर, अंडरस्टूड? यस डॉक्टर। राशि को यूं फर्राटेदार इंग्लिश बोलता देखकर ललिता के होश उड़ गए। कुछ ही देर बाद उस कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई और फिर जब दरवाजा खुला तो राशि के हाथ में एक प्यारा सा बच्चा था। मुबारक हो मैडम, लीजिए, आप नानी बन गई और आप मामा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, पर तुम ये सब। माँ, ये डॉक्टर राशि है। अब आप पूछोगे कि ये डॉक्टर आपके घर में कैसे और मैं इसे कैसे जानता हूं, तो सच ये है माँ कि राशि और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने इसे बताया कि आपको जॉब करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है, तो राशि ने बड़े भरोसे के साथ कहा कि
वो आपका दिल जीत कर दिखाएगी और ये साबित करके दिखाएगी कि पढ़ी लिखी लड़कियां भी अच्छे से घर संभाल सकती हैं। और तो और जब इसे पता चला कि दीदी प्रेग्नेंट है तो उसी ने ये पूरा प्लान बनाया। और चूंकि राशि यहां पहले से थी तो मुझे दीदी की कोई चिंता भी नहीं थी। अरे पर ये तो धोखा है ना। सॉरी, अगर मेरी इस हरकत से आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैडम नहीं मम्मी, पगली कहीं की। मुझे मनाने के लिए कितनी तकलीफें उठाई तुमने, पर ठीक ही है, इसी बहाने मैंने तुम्हें अच्छे से परख तो लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।